हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लासों में कक्षा 10th की साइंस विषय की, तो उसी कड़ी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन ने कर लिए थे 2 चैप्टर तो कंप्लीट, और आज तीसरा चैप्टर होता है स्टार्ट। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल। मैंने बताया था कि मैं इसी तरीके से जैसे 2 चैप्टर करवाए, इसी तरीके से कंप्लीट साइंस की एक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जिसको भी नोट्स चाहिए हैंड रिटन मेरे लिखे हुए, उसी से आप अपने नोट्स अच्छे से और बना सको, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, DM कर सकते हो, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं सभी कमेंट फ्री होने के बाद जरूर पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो मेटल एवं नॉन मेटल अध्याय है तीसरा। हम इसमें पढ़ेंगे धातुओं के बारे में। अब मोटा मोटा समझो कि इसमें पढ़ेंगे क्या, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती हैं, उपधातु क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनसे पहले कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इस चैप्टर में आगे चलकर काम आएंगी, उनके बारे में पता लगाते हैं। जैसे धातुओं में सबसे पहले होता है तत्व। धातुओं में एक शब्द आएगा तत्व, तो तत्व के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं तत्व क्या होता है। सभी बच्चे मेरे साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे और समझते भी चलेंगे। जब मैं लिखूं बोलूं तब मेरे साथ के साथ सभी लिखेंगे, और जब मैं रुक के समझाऊं तो आप भी रुक जाना और आप भी समझना, ठीक है। यदि पीछे रह जाता तो वीडियो को स्किप कर लेना, एक जगह रोक के और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। लेकिन समझना जरूर है, समझाते वक्त लिखना नहीं है, ठीक है। तत्व क्या होते हैं। तत्व पदार्थ का वह एक विशुद्ध रूप होता है। तत्व पदार्थ का एक विशुद्ध रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ का एक विशुद्ध रूप होता है, मतलब अशुद्ध रूप, अलग अलग रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक तत्व से मिलकर बना होता है या रासायनिक कणों से मिलकर बना होता है। लिखेंगे सभी तत्व, तत्व हेडिंग लगाएंगे, तत्व में लिखेंगे, थोड़ा मोटा लिखता हूं, तत्व पदार्थ का एक विशुद्ध रूप होता है। क्या होता है, विशुद्ध रूप होता है। तत्व विभिन्न प्रकार के, एक ही प्रकार के तत्व एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर बना होता है। तत्व है जो एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इसी में, अभी तक प्रकृति में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अभी तक प्रकृति में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है।
कितने तत्वों की? 118, 118 तत्व शब्द। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे तत्व शब्द एंटोनी बॉयल ने सन 1661 में दिया। तत्व शब्द एंटोनी बॉयल ने सन 1661 में दिया तथा इसको परिभाषित। तत्व शब्द तो अलग वैज्ञानिक ने दिया, एंटोनी बॉयल ने, और कब दिया? 1661 में। और इसको परिभाषित किसने किया? एंटोनी लेवोरियर ने। एंटोनी किसने परिभाषित किया? एंटोनी एंटोनी लेवाजियर ने इसे परिभाषित किया। और तत्व शब्द की दिया तो रॉबर्ट ने था, रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में तो दिया और इसको परिभाषित किया एंटोनी लेवाजियर ने किया। ठीक है, आई बात समझ में? अभी तक नेक्स्ट लाइन से लिखो 118 तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है जिसमें 92 तत्व जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति से, नेचर से प्राप्त हुए, तथा 26 तत्व कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो मानव निर्मित है, जो मानव निर्मित है। 92 तत्व तो जो प्रकृति, नेचर से प्राप्त हुए, और जो 26 तत्व वो है 26 तत्व जो कृत्रिम है, मानव निर्मित है, जो मानव ने खुद इनका निर्माण किया है। ठीक है, मानव निर्मित है। तत्वों को जो तत्वों है, तत्वों को भौतिक गुणधर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तत्वों को भौतिक गुणधर्म के आधार पर 3 भागों में
भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। ठीक है, पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। एक बार देखिए, तत्व तत्व पदार्थ का एक विशुद्ध रूप होता है, एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से मिलकर बना होता है। जो तत्व होता है, जो एक ही प्रकार के जो रासायनिक कण हैं उनसे मिलकर बना होता है। अभी तक प्रकृति में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 तत्व शब्द रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में दिया। जो तत्व शब्द है, जो रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में दिया, इसको परिभाषित एंटोनी लेवाइजर ने किया। परिभाषित तो किसने किया? एंटोनी ने, और शब्द दिया रॉबर्ट ने। ठीक है, 118 तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें 92 तत्व 92 तत्व तो प्राकृतिक, जो प्रकृति से, नेचर से प्राप्त हुए, और जो 26 तत्व है, 26 तत्व जो मानव निर्मित मतलब कृत्रिम तत्व है। तत्वों को भौतिक गुणधर्म के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। धातु ये कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब आगे हेडिंग लगाओ, धातुओं के गुणधर्म। एक मिनट इसके स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर लिख लेना। नेक्स्ट सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे धातुओं के गुणधर्म, मतलब जो धातु हैं उनके गुण और उन गुणों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन। धातुओं के गुणधर्म। धातुओं के गुणधर्म। धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में पाई जाने वाली पारा मतलब मरकरी धातु एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातुओं के गुणधर्म में लिखेंगे, धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है। सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, धातुएं कठोर अवस्था में, धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? कठोर अवस्था में है। लेकिन प्रकृति में पाई जाने वाली प्रकृति में पाई जाने वाली मरकरी, कौन सी? प्रकृति में पाई जाने वाली मरकरी, पारा या पारद। पारा को क्या कहते हैं? पारद। धातु, प्रकृति में पाई जाने वाली मरकरी धातु एकमात्र धातु है एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
प्रकृति में एकमात्र धातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। नोट लगा के एक बात लिखेंगे, इसी में धातुओं के गुणधर्म में ही सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, यहां लिख देता हूं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। अब मैंने पहले आपको बताया थे ये नाम, ये इतने लंबे नहीं लिखने पड़ेंगे यदि आपने ये इनके जो प्रतीक चिन्ह याद कर रखे हैं, तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है। इसी वजह से मैंने वो टेबल लिखाई थी 1 से 30 तक तत्वों को याद करने की। ऐसी धातुएं होती है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। इन्हें हम किससे काट सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम धातुएं अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। इन्हें जल तथा ये जल तथा वायु के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसलिए इन्हें केरोसिन, मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। किन्हें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि ये जब बाहर जल तथा वायु दो किसी के भी एक के संपर्क में आने से
आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु ये हैं और ये मुलायम भी है, इतनी मुलायम है कि हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? धातुओं में क्या पाया जाता है? धातु कठोर अवस्था में पाई जाती है। जितने भी धातु हैं कठोर होती है, लेकिन प्रकृति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु मरकरी, पारा, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन धातु होने के बावजूद भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मतलब वो कौन सी धातु है? मरकरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तन्यता। तन्यता, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। तन्यता बताओ, नाम से पता लग रहा है तन्यता मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, कभी आपके जो क्लास चेंज होती है, पीरियड लगते हैं अलग अलग, पहला कालांश आ गया, दूसरा आता है, विद्यालय की घंटी बजती है, तो उसमें टन टन लंबे समय तक, या फिर कोई मंदिर में आप घंटी बजाते हैं तब वो लंबे समय तक वो टन टन की आवाज आती है, वही क्या है? तन्यता। लेकिन वो कैसे आती है, क्यों आती है, उसके बारे में आज आपको पता लगेगा। तो सभी बच्चे हेडिंग डालो तन्यता। तन्यता धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब धातु तो होती है जो गंठी होती है, ठोसी तो होती है धातुएं। जो धातुएं हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। लकड़ी है, ठोस तो है, लेकिन धातु है, जैसे उसमें भी टन टन की आवाज आ रही है। धातुओं में किसके क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का शाब्दिक अर्थ होता है धातुओं को पिघलाकर या खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित करना। लिखिए सभी, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का शाब्दिक अर्थ है तन्यता का शाब्दिक अर्थ है धातुओं को पिघलाकर या खींचकर लंबे तार का खींचकर लंबे तार में, धातुओं को पिघलाकर या खींचकर लंबे तार में परिवर्तित करना। लंबे तार में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है। तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, तन्यता का सही क्रम। सबसे अधिक तन्यता सोने में पाई जाती है, उसके बाद चांदी में,
उसके बाद तांबे में, समझो। जो तन्यता का मतलब है धातु को पिघलाकर या खींचकर एक लंबे तार का निर्माण करना। तो सबसे अधिक मतलब कि 1 ग्राम सोने में 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबा तार बनाया जा सकता है। किसका? सोने से। तो इसमें क्या है? तन्यता सबसे अधिक है। और चांदी है उससे, सोने से थोड़ी कम है, और इस चांदी से कम थोड़ी क्या है? कॉपर, तांबा। तो सोने को कहते हैं ओरम, एयू, और चांदी को कहते हैं, ये है इसका करम। इसका मतलब समझते हो बच्चों? ये चिन्ह क्यों लगाता है? जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है ना, वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ये मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो मेरे को बताओ, चांदी और सोने में से बड़ा कौन हुआ? सोना। सोना का मुंह, सोने की तरफ मुंह खुला है, तो बड़ा अधिक ये हुआ। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। अब दोनों इनकी करें तो इन दोनों की तुलना में मुंह किसकी तरफ खुला है? चांदी की तरफ। तो चांदी बड़ी हुई किसकी तुलना में? तांबे की तुलना में। समझ गए? तो सोने को कहते हैं ओरम, एयू, और चांदी कहते हैं एजी, अर्जेंटम, और तांबे को कहते हैं कॉपर, सीयू। ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, ये भी याद रखना है। इनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। आभूषण बनाने के लिए नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अब। शुद्ध सोना, ये लिखो पहले, शुद्ध सोना 24 कैरेट, 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना है जो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। सोने को मापने की, सोने व हीरे की मापन इकाई, हीरे का मापन के रेट में होता है। सोने व हीरे का, ऐसे लिख लो, सोने व हीरे का मापन के रेट में होता है। किस में होता है? कैरेट में होता है। नोट लगा के लिखो। आभूषण बनाने के लिए चांदी व तांबा 7 से 8%
मिलाया जाता है। इसी कारण 22 कैरेट का आभूषण बनता है। आई बात समझ में? एक बार देखो, तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का शाब्दिक अर्थ होता है धातु को पिघलाकर या खींचकर, धातु को पिघलाकर या खींचकर एक लंबे तार में परिवर्तित करना, क्या कहलाता है? तन्यता। तन्यता का सही क्रम, सबसे अधिक तन्यता सोने में पाई जाती है, फिर चांदी में, फिर तांबे में, फिर आगे इसी प्रकार अन्य धातुओं में। सोने का प्रतीक चिन्ह है Au, Ag और कॉपर। ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। सोने तथा हीरे के मापन की इकाई, हीरे का मापन एक कैरेट विधि द्वारा कैरेट में किया जाता है और आभूषण बनाने के लिए सोने में 7 से 8% चांदी या तांबा का मिलावट किया जाता है, तब जाकर 22 कैरेट का क्या बनता है? आभूषण बनता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के लैटिन नाम एवं तथा प्रतीक रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को यहीं स्किप करके लिख लेना, एक जगह रोककर। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के लैटिन नाम व प्रतीक चिन्ह। सभी हेडिंग लगाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के लैटिन नाम व प्रतीक चिन्ह। धातु, लैटिन नाम, प्रतीक चिन्ह। धातु जैसे सोडियम, सोडियम का नाम है नेट्रियम और इसका प्रतीक चिन्ह है Na। ठीक है। चांदी, चांदी का है अर्जेंटम, Ag। सोना का है ओरम, ओरम, Au, Au, Au है ना। और पारा, पारा हो गया, पोटेशियम हो गया, पारा का है हाइड्रोजनियम, Hg। पारा क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं ना, Hg। उसके बाद है पोटेशियम, और सीसा कॉपर, सीसा कॉपर।
पोटेशियम का है कैलियम, लैटिन नाम क्या है? कैलियम। सीसा का क्या है बताओ? सीसा को कहते हैं लेड पीबी, तो इसका है प्लम्बम। कॉपर का है कॉपर, कॉपर का नाम है क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। तो हाइड्रोजनियम Hg, पोटेशियम का के, सीसा Pb का लेड Pb और कॉपर का Cu क्यूप्रिक। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के लैटिन नाम और प्रतीक चिन्ह। एक बार सोडियम का है नेट्रियम, सोडियम का है नेट्रियम, प्रतीक चिन्ह सोडियम Na। चांदी को कहते हैं अर्जेंटम, अर्जेंटम का है Ag। सोना का है ओरम, ओरम को कहते हैं Au, सोना। पारा का नाम है हाइड्रोजनियम Hg और पोटेशियम का है कैलियम, कैलियम को बोलते हैं पोटेशियम, को प्रतीक चिन्ह है K। और सीसा को बोलते हैं प्लम्बम, प्लम्बम का है Pb। कॉपर को बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का है Cu। ठीक है, ये है थे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के लैटिन नाम व प्रतीक चिन्ह। इसमें लिखो धातुओं में सोनो रस पाया जाता है। इसको रब कर दूं, एक बार सभी नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, धातुओं में सोनोरस पाया जाता है। सोनोरस का मतलब जैसे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, धातुओं में सोनोरस पाया जाता है। जैसे विद्यालय की घंटी, मंदिरों की घंटी, जैसे ही आप विद्यालय की घंटी बजाते हो, मंदिर की कोई भी घंटी बजाते हो, तो उसकी आवाज आती है टन। तो बजने के बाद काफी लंबे समय तक सुनाई देती है। तो किस कारण सुनाई देती है? क्योंकि उसमें एक रस पाया जाता है, उसको कहते हैं सोनोरस, जिसमें तन्यता है। धातु में पता है तन्यता, तन लंबे समय तक। इसी कारण उसकी घंटी की जो ध्वनि है वो काफी दूरी तक भी सुनाई और काफी देर तक सुनाई देती है। आई बात समझ में? धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैसे? जो धातुएं हैं, जैसे विद्यालय की घंटी ले ली, यदि वो धूप में रहेगी तो ऊष्मा अवशोषित करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या हुई? ऊष्मा को अवशोषित की, सुचालन हुआ उसका, तो क्या हुआ? सुचालन। और जैसे विद्युत क्या है, यदि हम उसमें करंट लगाएंगे तो एक घंटी के एक सिरे पे करंट लगाएंगे तो दूसरे सिरे में भी करंट आएगा। तो ये क्या हुई? विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। नोट लगा के एक बात लिखेंगे, सीसा और मरकरी। नोट लगा के लिखो, सीसा व मरकरी दो ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक।
सीसा Pb लेड व मरकरी Hg, दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। सीसा, शीशे के एक सिरे पर अपन करंट का तार लगाएंगे, इलेक्ट्रिक लगाएंगे, तो उसके दूसरे सिरे पर क्या नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा शीशे में। ऐसे ही मरकरी के भी एक सिरे पे अपन करंट या ऊष्मा देंगे तो दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होगा, एक ही सिरा में करंट होगा। ठीक है, तो इसलिए सीसा व मरकरी धातु होने के बावजूद भी ऊष्मा की क्या है, कुचालक। आई बात समझ में। अब आपको एक प्रयोग के द्वारा मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये मान लो कि छड़ है, लोहे की एक छड़ है, इसको मैं एक स्टैंड पर लगा देता हूं। लोहे की एक छड़ है, इसको मैं एक स्टैंड पर लगा देता हूं। ये लोहे की छड़ है, ये स्टैंड है, ये लोहे की छड़ है, इसको मैं लगा दिया। ठीक है, और मोम लेता हूं, मोम पिघलने वाली, मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था मोम। उसको पिघला पिघला कर यहां डाल देता हूं और कुछ कीले लेता हूं 4-5, इसके ऊपर मैं मोम की सहायता से इस कीलों को क्या कर देता हूं, चिपका देता हूं। और मैं इस साइड से इस सिरे को बर्नर से क्या करता हूं, मैं गर्म करता हूं। तो कुछ ये लोहे की छड़ थी, ये स्टैंड है, ये लोहे की छड़ है, इसके ऊपर मैंने मोम डाल के लोहे की कीलों को इधर भी लटका दिया और इधर भी लटका दिया। और मैं देखा कि इसके एक सिरे को मैं बर्नर की सहायता से गर्म करता हूं। तो मैं इसको गर्म करता जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये यहां से गर्म होता होता यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, गर्म। जैसे कि आप सुनो, आप किसी भी एक लोहे को या लोहे के कोई भी धातु को आप आग के अंदर डाल देते हो अग्नि में, तो यहां तो इतना ही था वो अग्नि में, लेकिन वो धीरे 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 तक वो लास्ट तक गर्म हो जाता है ना। तो मैं इसको गर्म करता जाऊंगा तो ये सारा धीरे 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 क्या होगा, ऐसे गर्म होता होता यह लास्ट तक गर्म हो जाएगा। जैसे गर्म होता होता जाएगा तो ये मोम क्या होगी, पिघलेगी। तो कीले क्या होंगी, पिघलने के बाद एक एक कीले नीचे गिरती जाएंगी। तो इससे क्या वो पता चला कि ऊष्मा का चालन कौन सी विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा। संचालन कौन सी विधि द्वारा होता है, चालन। या फिर धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। जो ऊष्मा का जो संचरण है, आदान प्रदान है, जो कौन सी विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। तो कैसे पता लगा, प्रयोग के द्वारा, कि ऊष्मा का, लिखेंगे सभी, ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। ऊष्मा क्या होती है, चलती है, चल कर आती है। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च घनत्व का होता है। घनत्व नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसमें धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। जो धातुएं हैं वो उच्च हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, गलती है। गलनांक व क्वथनांक व घनत्व तथा घनत्व
घनत्व का मतलब धातुओं के जो कण है ना वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत निकट, आपको दिखते नहीं है। धातुओं के गलनांक और कवंथनांक व घनत्व उच्च होता है। नोट लगा के बात लिखो एक धातु होती है गैलियम और एक होती है सीजियस। गैलियम व सीजियस गैलियम को Ge, सीजीएस को Cs, दो धातुएं होती हैं गैलियम और सीजीएस। दो ऐसी धातुएं होती हैं जिनका गलनांक व कवंथनांक बहुत निम्न होता है। गैलियम व सीजीएस दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक में कवंथनांक निम्न होता है। जो गलनांक व कवंथनांक निम्न होता है, गलनांक व कवंथनांक निम्न होता है। इन्हें हथेली पर रखने पर ये कमरे के तापमान पर पिघल जाते हैं। इन्हें हथेली हथेली पर रखने पर कमरे के तापमान पर भी पिघल जाती है। इनको यदि हम हथेली पर रखेंगे और कमरे का तापमान है उस पर भी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कमरे का तापमान 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक बार सभी देखेंगे। धातुओं में सोनोरस पाया जाता है, जैसे विद्यालय की घंटी, मंदिरों की घंटी। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सीसा व मरकरी दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा व विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। और ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है। अभी मैंने प्रयोग के द्वारा बताया है, एक बार और समझ लो सभी। ये मैंने स्टैंड लिया और ये मैंने ली क्या, एक लोहे की छड़। इसको थोड़ी देर के लिए लोहे की छड़ समझो, इसको स्टैंड समझो। इस स्टैंड के ऊपर मैंने लोहे की छड़ को लगा देनी। ठीक है, अब मैंने इस लोहे की छड़ के ऊपर फिलिप की सहायता से मोम बिछाया और मोम के ऊपर 4 से 5 किले लगा दी, चिपका देनी। और मैंने इस छड़ का एक सिरा बर्नर की सहायता से गर्म किया। यहां से मैंने बर्नर दिया, इसको हीट दी, ऊष्मा दी। ठीक है, इसको बर्नर की सहायता से गर्म किया। तो मैं कर तो यही गर्म रहा था, लेकिन इस छड़ से गर्म यहां से करने पर ये मोम था ना धीरे धीरे पिघलने लगा और वो कीले थी ना मोम से जो चिपकी हुई थी वो नीचे पड़ने लगी। तो मेरे को लगा कि ये से यहाँ ऊष्मा में दे रहा था ना, तो यहाँ से चलती चलती ऐसी आ रही है, एक से आया कि यहाँ तक भी ये यहाँ की भी जो कील थी वो भी गिर गई। तो मुझे इससे पता चला कि जो ऊष्मा का चालन है, संचालन है, जो चालन विधि से मतलब चलता है, क्योंकि यहां से चलकर यहां तक आया। क्यों?
क्योंकि मैंने जो कीले चिपका रखी थी ना, वो गर्म हुआ मोम और वो पिघल गई, इस कारण मुझे पता चला। ठीक है, तो इससे पता चला कि ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा होता है, और धातु का जो गलनांक है, मैंने काफी समय लगा इसको गलना देने में, ऊष्मा जो धातु का जो गलनांक व क्वथनांक तथा घनत्व होता है जो उच्च होता है। कितना होता है? उच्च। धातुओं को बहुत देर, आपने कब कहीं आसपास देखा जरूर होगा भविष्य में कि जो लोहा होता है, लोहार के कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर देख लोगे, नहीं जिन्होंने नहीं देखा तो। लोहे को जब अपन गर्म करते हैं तो उसका एक सिरा भी देते हैं ना, तो एक सिरा देते हैं तो पूरा बहुत समय, बहुत ज्यादा हीट लगती है, उसमें कोयला लगता है कि वो एक समय से गर्म होगा, गर्म होके इतना गर्म, ज्यादा से ज्यादा उसको एनर्जी देंगे ना, ऊष्मा देंगे तो वो रेड हो जाएगा, पिघल जाएगा, उसका लिक्विड भी बन जाता है। और ये उसको लिक्विड बनाकर उसको दूसरा आकार भी दे सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी लोहे की एक धातु को पिघला कर गला और उसको खींच करके क्या उसका आकार भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन उसका गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। मोस्ट लगा के एक बात और याद रखना, गैलियम, जीई, सीजियम, सीएस, दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, लेकिन दो धातुएं ऐसी भी हैं जिनको हथेली पर भी अपन रख लेंगे ना तो वो पिघलने लगेंगी। ठीक है, जैसे कमरे का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वे पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कुछ पता लगा होगा कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं। इस चैप्टर को 4 से 5 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और सभी क्लासों को इसी प्रकार से करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अभी वीडियो को क्लास को लाइक नहीं करें वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।